ईथन हंट, जेम्स बॉन्ड, जॉन विक, ये सारे किरदारों को हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इनके जैसा बनने का सपना भी रखते थे। मतलब कम ऑन यार, कौन नहीं चाहता अपनी 60s की एज में हेली एटवेल को रेस करना। बट कभी सोचा है क्या होता अगर ये सारे किरदार ये सब छोड़ के अपनी नॉर्मल लाइफ को चूज करते। साकामोतो डेज की कहानी कुछ ऐसी ही है। साकामोतो को एक ऐसा असैसिन दिखाया गया है जिससे मानो हर गैंग डरती हो, सबसे स्ट्रॉन्ग है, सबसे तेज, पर एक दिन अचानक से भाई साहब के साथ ऐसा कुछ हो जाता है। Good evening, how are you? Sakamoto fell in love. भाई साहब को प्यार हो जाता है जिसके कारण साकामोतो असैसिनेशन छोड़ के शादी कर लेता है। शादी के बाद साकामोतो को बिटिया हो जाती है और समय के साथ ही साथ साकामोतो मोटा भी हो जाता है, जस्ट लाइक माय फादर। भैया पापा को वेट लॉस की जरूरत है। जब भी कोई शो आता है हमारी एनिमे कम्युनिटी में, एज सबको पता ही है, मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस निप्पल चूसती है, तभी इन लोगों को देखने पर मजबूर है, वरना ये लोग अपनी रात की रोटी कैसे तोड़ेंगे। कहानी वगैरह का आइडिया तो मैं लग गया होगा साकामोतो डेज के बारे में कि साकामोतो कौन है, क्या है, कहाँ से आया है। फिर भी अगर तुम्हें नहीं पता तो डोंट वरी, मैं तुम्हें बता दूंगा। पर आज मैं इस वीडियो में वो चीज बताऊंगा जो कि तुम्हें शायद ही किसी ने बताई होगी साकामोतो डेज के बारे में, कि आखिर ये इतनी मांगा वर्ल्ड में फेमस कैसी हुई, ऐसा क्या खास किया इसने जो कि इतनी सिंपल स्टोरी लाइन होते हुए भी साकामोतो डेज इतनी फेमस हो गई। क्यों इसे बार बार जॉन विक जैसी मूवीज से कंपेयर किया जाता है, और क्या साकामोतो डेज इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग इन द न्यू जनरेशन एनीमे, जो कि जुजुत्सु काइसेन, डीमन स्लेयर जैसे मेन स्ट्रीम शोज को भी पीछे छोड़ देगी। बहुत बातें हो गई, अब सीधा वीडियो पे जंप करते हैं। देखो, साकामोतो डेज की कहानी बड़ी सिंपल और मजेदार है। साकामोतो को पूरी दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट असैसिन्स में से माना जाता है, पर हमारे भाई साहब नॉट गिविंग अ सिंगल फक अबाउट दिस, असैसिनेशन वगैरह छोड़ के शादी कर लेता है और अपने 20 बच्चों के साथ एक ग्रोसरी की दुकान चलाता है, जिनको फर्दर 2 लोग और ज्वाइन कर लेते हैं जिनका नाम है शिन और लू। ये दोनों साकामोतो के अंडर एम्प्लॉयज है और उसकी दुकान में साकामोतो की फैमिली का हिस्सा भी है। जिसमें थोड़ा इन दोनों के बारे में बताऊं तो शिन को एक ऐसे इंसान बताया गया है जो कि लोगों का दिमाग पढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कि वो गेस वगैरह करेगा कि तुम क्या सोच रहे हो, वो लिटरली तुम्हारे दिमाग पढ़ सकता है कि तुम अभी मन में क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, तुम्हारा अगला मूव क्या होगा, सब कुछ। और यही चीज शिन को असैसिनेशन में भी हेल्प करती थी साकामोतो को ज्वाइन करने से पहले। पर अब साकामोतो से बात करने में इस एबिलिटी को शिन यूज करता है क्योंकि साकामोतो काफी कम बोलता है। और दूसरी तरफ लू एक ऐसी चाइनीज लड़की है जिसके पास जनरेशनल वेल्थ है, मतलब माँ बाप का भरपूर पैसा है, और इसी चीज के चक्कर में लू के माँ बाप को भी मार दिया गया था असैसिन्स के थ्रू। पर अभी इन दोनों की जिंदगी काफी मक्खन चल रही है साकामोतो के साथ। पर तभी एक दिन साकामोतो पे 1 बिलियन की बाउंटी लग जाती है, और ये एक बहुत बड़ी दिक्कत थी साकामोतो के लिए क्योंकि इससे साकामोतो की फैमिली को बहुत खतरा हो जाता है। और ये बाउंटी भी इसलिए लगी क्योंकि साकामोतो ने असैसिनेशन वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा रूल तोड़ दिया था, जो कि था असैसिनेशन वर्ल्ड को कोई भी छोड़ के नहीं जा सकता है, जो कि साकामोतो तोड़ देता शादी करके, क्योंकि इसकी बीवी ने उसे साफ साफ कह दिया था कि गलती से अगर किसी की भी जान लेने की कोशिश करी तो उसे डिवोर्स दे देगी। जिसके कारण साकामोतो असैसिनेशन वर्ल्ड को छोड़ देता है और अपनी बीवी बच्चों के साथ सेटल हो जाता है। पर अब वो शांति से नहीं रह सकता है क्योंकि उसके ऊपर अब 1 बिलियन की बाउंटी लगा दी गई है, जिसके कारण दुनिया भर के असैसिन्स उसके पीछे पड़ गए हैं साकामोतो की जान लेने के लिए, जिसको हमें सीजन 1 में अभी तक कंटिन्यू करते हुए दिखाया गया है कि कैसे साकामोतो सभी असैसिन से लड़ता है बिना अपने बीवी और बच्चों को पता चले, जिसमें शिन और लू भी उसका साथ देते हैं इस चीज में। तो ये सब सुनने के बाद तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आया कि इतनी सिंपल सी स्टोरी होते हुए भी साकामोतो मांगा वर्ल्ड में इतनी फेमस कैसे हुई? मतलब खुद सोचो, इतनी सिंपल सी कहानी मेन स्ट्रीम शोनन में फेमस कैसे हो सकती है? The ghost arrives. जब लोगों ने साकामोतो डेज को मांगा वर्ल्ड में एक्सप्लोर किया था तो सबसे पहली चीज जनता के दिमाग में आई थी वो है जॉन विक।
देखो पर्सनली जो चीज मुझे जॉन विक फ्रेंचाइज की सबसे अच्छी लगती है वो है इसकी डायरेक्शन ऑफ एक्शन सीक्वेंसेस। जॉन विक के डायरेक्टर चैड स्टाहेल्स्की के डायरेक्टेड एक्शन सीक्वेंस में तुमने एक चीज जरूर नोटिस करोगी पूरी फाइट के समय कि चाहे तो जॉन विक को किसी को चेस करते हुए दिखाते या फिर किसी से भागते हुए, एंड इस पूरे मैराथन में ये सारे के सारे एक्शन सीक्वेंसेस होते हैं, जिसके कारण जॉन विक के एक्शन सीक्वेंसेस सबसे ज्यादा लेंथ के होते हैं। एंड यही चीज साकामोतो ने अपनी कोरियोग्राफी से करके दिखाया है। जैसे अभी रिसेंटली एनिमेटेड एपिसोड से ही तुम एग्जांपल उठा के देख सकते हो, जहां पे शिन को एक असैसिन से फाइट करते हुए दिखाते हैं, जो कि स्टार्ट होती है रोलर कोस्टर पे और खत्म होती है एक बच्चों के शो पर। या फिर साकामोतो वर्सेस हार्ड बॉइल्ड, मतलब कसम से दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कूलेस्ट एनिमेटेड एपिसोड इन साकामोतो टिल नाउ। मतलब लड़ते लड़ते सीधे रोलर कोस्टर में क्रैश कर देते हैं। There ain't nobody as hard-boiled as you are. ये तो स्टार्टिंग के कुछ फाइट्स है, बट अगर तुम मांगा को उठाओगे तो उसमें एक से एक फाइट देखने को मिल जाएगी तुम्हें ऐसे ही डायरेक्शन के साथ। फॉर एग्जांपल काशिमा वर्सेस साकामोतो, जिसमें साकामोतो काशिमा को पंच मारता है, तभी अगले ही पैनल में काशिमा को उड़ते हुए दिखाते हैं साकामोतो के पंच के इम्पैक्ट से। देन अगले पैनल में दोनों का फेस ऑफ दिखाते हैं, देन फिर काशिमा साकामोतो को शूट कर देता है। मैं ये सब एक्सप्लेन करके तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूँ, ये कोई एक्सप्लेनेशन चैनल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैक्सिमम एनिमे इस चीज को स्किप कर देते हैं सेम चीज दिखाने के लिए, क्योंकि ये चीज अननेसेसरी फील होती है एक फाइट में, पर यही चीज एक फाइट को रियल फील कराती है। इसलिए साकामोतो के एक्शन सीक्वेंसेस इतने ज्यादा एंगेजिंग होते हैं, बिकॉज जॉन विक आल्सो डज द सेम थिंग। दैट्स व्हाई साकामोतो डेज एक मूवी की तरह फील होती है। बट साकामोतो के फाइट सीक्वेंस का इतना एंगेजिंग होना सिर्फ फाइट्स की डायरेक्शन ही नहीं है, इट्स द डिटेलिंग इन द मांगा पैनल। साकामोतो के कैरेक्टर्स के फेसेस को तो काफी सिंपली ड्रॉ किया गया है, बट असल में ऑन अ बिगर पिक्चर साकामोतो एक काफी रियलिस्टिक लुकिंग मांगा है। वो इसलिए क्योंकि साकामोतो डेज के मांगा का सुजुकी ने अपने कैरेक्टर्स के फेसेस को तो काफी सिंपली ड्रॉ किया है, बट उसके आसपास के एनवायरनमेंट की डिटेलिंग को इंक्रीज कर देते हैं, जिसके कारण साकामोतो एक कार्टूनिश होते हुए भी काफी रियलिस्टिक फील होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे चैप्टर 17 में इस पैनल को देखो, इसमें तीनों किरदारों के चेहरे को काफी सिंपली ड्रॉ किया गया है, बट आसपास की हरकतें और एनवायरनमेंट में जैसे जान डाल दी हो, जिसके कारण साकामोतो कार्टूनिश होते हुए भी रियल लगती है, क्योंकि सिंपल चेहरे हमारा ध्यान कैरेक्टर की तरफ रखते हैं और डिटेल्ड एनवायरनमेंट हमें उस पैनल में एंगेज रखती है। पर इन सब के साथ सुजुकी जिस तरीके से मांगा पैनल को फ्रेम करते हैं इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। जैसे चैप्टर 38 में इस पैनल को देखो, दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट असैसिन की प्रेजेंस को तुम दिखाना चाहते हो तो उसका पहला मूव को कैसे दिखाओगे? ये पैनल उस चीज को फुल्ली डिलीवर करता है। मतलब लिटरली भाई साहब ने गाड़ी के 2 टुकड़े कर दिए हैं अपनी कटाना से, और सुजुकी ने जिस तरीके से इसको ड्रॉ किया है इस एंगल से हमें पूरे एनवायरनमेंट का आइडिया लग जाता है। सो दैट्स व्हाई इन सब रीजंस के कारण साकामोतो डेज को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्शन मांगा में से गिना जाता है। एंड यही प्रॉब्लम बन गई थी मांगा फैंस के लिए। जब से साकामोतो डेज का एनिमे अडेप्टेशन रिलीज हुआ है, मांगा फैंस की कंप्लेंट रुकी नहीं रही है। अगर तुम मेरी तरह ही एनिमे पायरेट करके देखते हो और कभी तुमने एपिसोड्स के नीचे जाकर कमेंट सेक्शन को चेक किया होगा, तो तुम्हें 5 से 6 मांगा रीडर्स जरूर दिख जाते होंगे जो कि एपिसोड को गाली बकते हैं। एंड मैं ये कंप्लीटली समझ सकता हूँ इसके पीछे क्या वजह है और ये क्यों हो रहा है। देखो, किसी भी चीज पे जंप करने से पहले मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, जुजुत्सु काइसेन के मांगा का गेगे आकुतामी ने खुद बोला है कि साकामोतो डेज को पढ़ के कि उनको रियलाइज होता है कि हाउ पुअर फाइट सीन्स दे हैव इन देयर मांगा। मतलब साक्षात गेगे आकुतामी ने अपनी मांगा को अंडर अप्रिशिएट किया है साकामोतो डेज की मांगा के सामने। एंड स्टिल लोग कंप्लेन क्यों कर रहे हैं साकामोतो डेज के एनिमे के ऊपर? देखो, एक मांगा रीडर और एक एनिमे ओनली की एक्सपेक्टेशन में जमीन आसमान का फर्क होता है, क्योंकि इस लेवल का हेट मैंने लास्ट टाइम ब्लू लॉक सीजन 2 के लिए देखा था। मतलब इतना ज्यादा नहीं है, बट फिर भी उस हद तक ही है। देखो, मैं मानता हूँ साकामोतो डेज की एडेप्टेशन दान और जेजेके की लेवल की नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि द एनिमेशन इज बकवास। साकामोतो डेज एक मिड शो तो बिल्कुल भी नहीं है, इतना तो मैं लिख के दे सकता हूँ तुम्हें, क्योंकि एक्शन सीन्स की इस लेवल की कोरियोग्राफी तुम्हें किसी भी शो में नहीं दिखने वाली है। देखो, एज अ मांगा रीडर ऑफ साकामोतो डेज मैं तुम्हें ये जरूर कहूंगा कि साकामोतो डेज का इससे बेटर एडेप्टेशन हो सकता था, क्योंकि कुछ कुछ जगह पे तुम्हें स्टिल फ्रेम्स की कामचोरी जरूर देखने को मिल जाएगी, नो डाउट। पर इसके पीछे काफी अच्छा रीजन है ऐसा क्यों हुआ। सतोशी सकाई, जिन्होंने साकामोतो डेज के एपिसोड
4 पे काम किया था, उन्होंने खुद ट्वीट करके बताया है कि एनिमेटर्स को एक हद तक काम करने को बोला गया था ताकि एपिसोड्स को डेडलाइन से पहले खत्म किया जा सके। इसलिए जब एंडिंग क्रेडिट्स को जाके चेक करोगे तो उसमें TMS एंटरटेनमेंट्स ने 20 और स्टूडियोज को क्रेडिट दिया है फॉर ड्रॉइंग दी सेकंड की एनिमेशन ऑफ एपिसोड 5। सो यहाँ पे देखो सच बोलूं तो एनिमेटर्स की कोई गलती नहीं है भाई फॉर नॉट गिविंग अ मोर बेटर एडेप्टेशन ऑफ साकामोतो डेज। असल में गलती प्रोड्यूसर्स की है जो कि शॉर्ट डेडलाइन में लोगों से काम निकलवा रहे हैं। और सच बोलो तो ये कोई नई बात भी नहीं है, मतलब आजकल तुम जिस नए एनिमे को देखोगे तो इसी क्राइसिस से गुजर रहा होता है। मतलब तुम्हें अगर ज़ॉम 100 का रिलीजिंग शेड्यूल याद होगा तो काफी फक्ड अप था वो। सेम फॉर ब्लू लॉक, जुजुत्सु काइसन और भी कई नाम होंगे, तुम जाके गूगल कर लो मिल जाएंगे। मतलब ब्लू लॉक के तो कपड़े ही उतार दिए थे मीम बना बना के। इवन मैंने अपने पेज पे भी एक अपलोड किया था कुछ दिन पहले। पर इस केस में सच बोलो तो साकामोतो डेज का अडेप्टेशन उतना बुरा है भी नहीं जितना लोग कंप्लेन कर रहे हैं इसके बारे में। मतलब द कोरियोग्राफी ऑफ फाइट इज गुड एज मैंने तुम्हें एनालाइज करके बता ही दिया है, बट इवन तुम्हें एनिमे ओरिजिनल सीन्स भी देखने को मिल जाएंगे जो कि काफी सरप्राइजिंग था बीइंग अ मांगा रीडर ऑफ साकामोतो डेज। द शो इज वेल अडेप्टेड इवन इफ ये एक बेस्ट अडेप्टेशन ना हो साकामोतो डेज की। बाकी साकामोतो डेज के सीजन 1 का पार्ट 2 रिलीज होने के स्पेकुलेशंस जुलाई के महीने में है, जिसमें ट्रस्ट मी इस शो की वन ऑफ द बेस्ट फाइट्स देखने को मिलेगी तुम्हें एंड वन ऑफ द मोस्ट बैडेस्ट कैरेक्टर्स आने वाले हैं इसके पार्ट 2 में। अगर इन्होंने पार्ट 1 में अच्छा खासा मांगा का पार्ट कवर कर लिया तो। पर तुम अगर चाहते हो मैं उस पार्ट को कवर तुम्हारे लिए करूं देन डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर वीडियो यहाँ तक देखी है तो थैंक यू सो मच भाई। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम जब से मैंने अपलोड किया है कुछ। इंस्टाग्राम चेकआउट कर सकते हो Richard_108 पे। बाकी एक मीम पेज भी है फॉर पॉप कल्चर एंड एनिमे मीम्स, वो भी चेकआउट कर लेना। एंड या बी रेडी, आई हैव सम रियली गुड मांगास एंड एनिमेज रिकमेंडेशन फॉर यू गाइस। सो अब वीडियोस धड़ाधड़ डालने की कोशिश करूंगा मैं। So till then, please stay tuned.